आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। राज्यसभा में गुज़िश्ता हफ्ते जनसंख्या विनियमन विधेयक 2019 पेश किया गया था, जिसके तहत 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोगों को सजा देने और सभी सरकारी फायदों से भी महरूम रखने की तजवीज है। यह एक प्राइवेट मेंबर बिल है जिसे राज्यसभा में बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट और आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा ने पेश किया था। इस बिल की तनकीद भी हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि इससे गरीब आबादी पर बुरा असर पड़ेगा, तो कुछ का कहना है कि यह बिल मुसलमान मुखालिफ है। जनसंख्या विस्फोट हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए एक अहम मुद्दा है और लगातार इसको लेकर कानून बनाने की मांग भी उठती रही है। दानिश्वरों का मानना है कि कानून बनाने में बुराई नहीं, क्योंकि भारत आने वाले वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बनेगा और यह अच्छी बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। आबादी पर काबू करने के कानून के पीछे कई दलील दी जा रही हैं। मसलन किसी भी मुल्क में जब जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में पहुंच जाती है, इस तरह के हालात में पहुंच जाती है, तो उसके तनासुब में वसाइल की कमी होती चली जाती है। इसलिए इसमें इस्तेहकाम या स्थिरता लाना बहुत जरूरी होता है। भारत में देखा जा रहा है कि संसाधन या वसाइल कम हो रहे हैं, आबादी बढ़ रही है। 1952 में हिंदुस्तान फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को शुरू करने वाला दुनिया का पहला मुल्क था, लेकिन आज भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। हो सकता है 2024 में हम चीन से भी ज्यादा तादाद में हो जाएं। यह बहुत खतरनाक होगा। और पिछली सरकारों ने फैमिली प्लानिंग पर काम तो किया, पर वैसा नहीं किया जैसा कि होना चाहिए था। इसलिए जरूरी है कि संजीदा कदम उठाए जाएं, क्योंकि मोदी सरकार ने अपने मंसूबों को जिस पेशेवर ढंग से शुरू किया है, उससे इस सरकार से यह उम्मीद और बढ़ जाती है। लेकिन इसके पीछे सियासत भी बहुत होती है। मजहबी ब्लैकमेलिंग से निपटना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा इस सरकार के लिए, मोदी हुकूमत के लिए, अगर इस दिशा में, इस सिमत में बहुत संजीदगी से वो काम करना चाहते हैं तो। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है, पिछली सरकारों ने भी काम तो किया इस सिमत में, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ, लेकिन कई बार उन्हें मजहबी ब्लैकमेलिंग से निपटना पड़ता है, राजनीतिक विरोध भी होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, आप वक्त वक्त पर देखते रहते हैं। लेकिन इस बार उम्मीद इसलिए ज्यादा बड़ी हुई है कि इस वक्त जो हुकूमत है वो बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, बहुत मजबूती के साथ काम कर रही है। तो हो सकता है कि इस सिमत में भी बहुत कड़े फैसले लिए जाएं, जो कि आगे के लिए, मुल्क के लिए बेहतर हो सके। इस पर हम बात करेंगे। मेरे 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा घूमेगी, आइए वो 5 सवाल मैं आपको बताऊं। हमारा आज का पहला सवाल है कि आबादी की रोकथाम समाजी मसला है, तो इसमें मजहब की मुदाखलत क्यों? अक्सर देखा जाता है कि लोग मजहब का हवाला देकर के इस मामले को गड़बड़ा देते हैं, लोगों को बरगलाते हैं, भ्रम पैदा करते हैं। दूसरा सवाल, क्या 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को सजा और सरकारी मंसूबों से महरूम कर देना चाहिए? अब यह वक्त आ गया है, इस पर भी बात होनी चाहिए। तीसरा सवाल, क्या अब सिंगल चाइल्ड रखने को फरोग देने का सही वक्त, बेहतर वक्त यही है, आ चुका है? क्योंकि कहा जाता है कि हम दो और दो के बाद हम दो ही काफी और 2 के बाद माफी, लेकिन अब सिंगल चाइल्ड को लेकर फोकस क्या बढ़ना चाहिए? चौथा सवाल, क्या मोदी दौर में फैमिली प्लानिंग की तरगीब देने की अब संजीदगी से जरूरत है? मैं मोदी दौर इसलिए कहता हूं कि यह बहुत अलग वक्त है, बहुत खास वक्त है इस देश के लिए, और बहुत सारी चीजें जो नामुमकिन सी लगती है, हो सकता है कि वो आगे आने वाले दिनों में मुमकिन होती चली जाए, क्योंकि ऐसा देखने को लगातार मिलता गया है, तो उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। पांचवा सवाल, ईरान समेत सभी मुस्लिम ममालिक करीब इसमें फैमिली प्लानिंग को अपनाया जा रहा है, अपनाया गया है, तो हिंदुस्तान में इस पर चर्चा खुल करके क्यों नहीं होनी चाहिए? इस पर हम बात करेंगे और आइए इस पर बात करते हैं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ भी मैं आपसे करवाना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कुछ बातें जो कि जिसका रद्दअमल आया, कुछ रिएक्शंस आए, आइए वो सुन लेते हैं सर। ऑफ द नेचर वो 3.5-4% है और पॉपुलेशन 16.5-17% है। इसलिए यहाँ पर ये चर्चा है कि इसका ना कोई मजहबी रंग है, ना कोई राजनीतिक रंग है। तो भारत अब आगे जनसंख्या के विस्फोट में गरीबी, अनपढ़ता, बेरोजगारी, बीमारियाँ, हिंसा, इसके चक्रव्यूह में ना फंसे। संजय गांधी जी ने जिस ज़माने में नसबंदी का किया था, जिसमें बेचारे जो बुज़ुर्ग लोग थे, किस कदर त्राही मची थी, तो ये कोई कानून थोड़ी होता है। रही पैदाइश की बात, तो रिस्क देने वाले तो खुदा की ज़ात है।
जितनी भी आबादी है आज सब पहले से अच्छा खा रहे हैं, तो ये तो इसमें कोई इस तरह की कानून की ज़रूरत नहीं है। मुसलमान, लेकिन जब झूठ बोला जाता है कि हम 5 हमारे 25, जब झूठ बोला जाता है और अब वो कह रहा है एक आदमी कि हम 5 और हमारे 50, जो झूठ बोल रहा है, इस झूठ पर वो लोग गुस्सा होते हैं। इसलिए नहीं कि पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए, हर मुल्क में हो रहा है ये, यहाँ पर भी होनी चाहिए। इसलिए कि जो सुविधाएं जो स्टेट देती है, एजुकेशन की जिम्मेदारी हो जाती है, घर की जिम्मेदारी हो जाती है, सड़कों की जिम्मेदारी हो, सब चीज़ खाना पीना ये वो सब पहुँचाना होता है, तो सरकार को सोचना पड़ता है। इसलिए और फिर हर ख़ानदान के अंदर भी अगर ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे, उनका ख्याल नहीं रखा जाता, उनको स्कूल में नहीं भेजते बल्कि उनको कहीं और भेज देते हैं, जाओ काम करके पैसे ले आओ, तो ये सब चीज़ें तो बंद होनी चाहिए। इस पे हम बात करते हैं आज खुलकर, अब इस चर्चा को सुनिएगा। और जी सलाम वो चैनल है, वो मंच है जहां से अगर कोई बातें जाती हैं, हम चाहें तो इस पर भी बात कर सकते हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन, फैमिली प्लानिंग और महाभारत, इस तरह का टाइटल भी मैं दे सकता था और यहाँ पर एक उलमा बुला लेता, एक हिंदू धर्म गुरु बुला लेता और धमाके से जो है 1 घंटे तक मैं झगड़ा भी करवा सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज यहाँ पर हम बात करना चाहते हैं, ये कुछ आंकड़े भी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से हिंदुस्तान में दोनों मजहब, अगर हम 2 बड़े मजहबों की बात करें, उनके मानने वालों की बात करें, तो आबादी के मुताबिक उनका जो तनासुब है, वो शिक्षा को लेकर हो, वो और भी बातों को लेकर हो, ख़वातीन की हालत को लेकर हो, वो भी मैं आपको ज़रा दिखाना चाह रहा हूँ। और मैंने इसलिए आज अपने साथ बहुत अच्छे लोगों को जोड़ा है क्योंकि हम इस पर संजीदगी से बात करना चाहते हैं। और इसलिए मैं बार बार हमेशा कहता हूँ कि खिड़की दरवाजे दिमाग के खोल करके इस चर्चा को सुनिएगा और बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने अपने साथ जोड़ा है फ़रत रिजवी साहिबा को, सीनियर सहाफ़ी हैं मैडम और अक्सर हमारे प्रोग्राम में आप शामिल होती हैं, बहुत सुलझी हुई आप बातें रखती हैं और फ़रत रिजवी जी से बहुत सारी चीज़ों को जानने और समझने का मौका मिलता है। फ़रत जी, आपका स्वागत है, खैर मकदम है इस प्रोग्राम में। मैंने अपने साथ प्रोफेसर सीमा सिंह जी को भी जोड़ा है, वो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अक्सर हमारे प्रोग्राम में आती हैं। आज मैं उनको किस रूप में संबोधित करूं मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, वो खुद ही बता देंगी। सीमा जी, आज मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें समझ चाहता हूँ कि आप समाज की स्थिति को बहुत बेहतर ढंग से समझती हैं और मैंने अक्सर देखा है कि आपका जो उस पर तबसरा होता है वो बहुत सटीक होता है, इसलिए मैंने आज आपको अपने साथ रखा है। स्वागत है, शुक्रिया आपका यहाँ पहुँचने का। मैंने अपने साथ डॉक्टर विशाल मिश्रा को रखा है, सियासी तज्ज़ियाकार के तौर पर अक्सर हमारे साथ आते हैं, लेकिन एक बहुत बड़े स्कॉलर भी हैं और अक्सर बहुत सुलझी हुई बातें और बड़े आंकड़ों के साथ, फैक्ट के साथ रखते हैं। सर, आपका स्वागत है। मैंने अब्दुल मोइद अजहरी साहब को अपने साथ जोड़ा है, इस्लामिक स्कॉलर हैं, मिस्र से आपकी पढ़ाई हुई है और बहुत ही सुलझी हुई बातें आपके जरिए रखी जाती हैं, इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि उलमा हजरात को मत बुलाइए, अब्दुल मोइद साहब को बुलाइए, कौम को अब्दुल मोइद साहब की ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर प्रिया उपाध्याय भी मेरे साथ फोन लाइन पर होंगी, गायनिक हैं, बहुत बड़ी डॉक्टर हैं और उनसे भी हम बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। आइए आगाज़ करते हैं, बातचीत का शुरुआत करते हैं। मैं फ़रत रिजवी साहिबा के पास जाना चाहूँगा। अभी आपने देखा फ़रत जी, आप एक तो सहाफ़ी हैं और मुस्लिम सहाफ़ी हैं, खातून हैं, 2-3 चीज़ें इसलिए मैंने आपसे शुरुआत कर रहा हूँ। आपने देखा, एक हज़रत कह रहे थे कि रिज़्क़ देने वाला तो अल्लाह है और उसी पर हमको चलना है, लेकिन पाकिस्तान, ईरान सहित दुनिया के करीब करीब तमाम मुस्लिम ममालिक में फैमिली प्लानिंग है और सबने इसकी ज़रूरत को समझा है। हमारे यहाँ ये जो बज़िद रहते हैं सिर्फ इस वजह से कि एक हुकूमत है, हिंदुस्तान की हुकूमत, जो कि अगर ऐसा करेगी तो हम अपने मज़हब की आड़ लेकर इसको इस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे। कितना इसको आप सही देखती हैं और इनकी बातों में, इनकी दलील में कितना दम था? देखिए, जो ये जिनकी आपने बाइट ली, इस तरह की तो हमारी समाज में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, इस तरह की बातें करेंगे, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सरकार की नीयत सही है तो मज़हब को बीच में न लाएं और उसके बहुत सारे और तरीक़े हैं। अगर हम, क्योंकि मैं इस प्रोग्राम से 20 साल पहले सहारा में पॉपुलेशन के ऊपर एक वहाँ सामाजिक अनुसंधान एक डिपार्टमेंट था, उससे जुड़ी रही थी और बहुत काम किया था, लेकिन फिर वो आगे नहीं बढ़ सका और आपने देखा कि संजय गांधी के बाद सरकारों ने कोई काम नहीं किया और इतने डर गई सारी सरकारें। संजय गांधी के दौर में हो सकता है नियत अच्छी हो, लेकिन इतनी अराजकता के साथ हुआ कि वो फेल हो गया, इम्प्लीमेंटेशन में कुछ गड़बड़ थी। दूसरी सरकारों ने इस इशू को टच ही नहीं किया, शायद इतना खौफ था, तभी ये हालत है जिसे आप विस्फोटक कह रहे हैं। तो वाकई में सूरत हाल बहुत खराब है, लेकिन इसके बहुत दूसरे फैक्टर हैं और वो फैक्टर सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं है, वो हिंदुओं के साथ भी हैं। सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स को अगर आप देखें, क्योंकि जितना तनासुब मुसलमान औरतों का है, जिनके 2 से ज्यादा लिविंग चिल्ड्रन हैं मौजूद, तो उस तनासुब में आप हिंदू औरतों में भी देखेंगे थोड़ा कम, लेकिन वहां पर भी है। अब एक
इसको मजहब से बिल्कुल ना लाएं, और अगर इस तरह की चीजें होंगी तो मामला गड़बड़ होगा। हमें आइडियल रखनी चाहिए मुस्लिम वो कंट्रीज जैसे ईरान है, टर्की है, टूनिशिया है और अल्जीरिया है, जो और दूसरी और बहुत सारी कंट्रीज हैं जो बहुत आगे जा चुकी हैं। उन्होंने अपने यहाँ पर और माइग्रेंट्स जो हैं यूरोपियन कंट्रीज में है मुस्लिम, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी जब यूके में जाते हैं तो उनके बच्चे कम होते हैं। क्यों होते हैं? वो पढ़े लिखे हैं, तालीम याफ्ता हैं। यहाँ पर जहाँ पर जिन समाज में तालीमी पसमानदगी है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, आप हिंदुओं के यहाँ पर जाके देखिए, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, तालीमी पसमानदगी है तो उनके यहाँ और कोई काम नहीं होता। एंटरटेनमेंट का एक सबसे अच्छा तरीका है, वो है फर्टिलिटी रेट को बढ़ाना। तो वहाँ बच्चे होते हैं और उनको लगता है बच्चे होके बहुत जल्दी 14 साल का होते ही के साथ वो कमाएंगे। पढ़ी लिखी फैमिलीज क्या करती हैं कि वो पूरी प्लानिंग करती हैं कि हम एक बच्चे को अफोर्ड कर सकते हैं, दो को नहीं कर सकते हैं। तो पढ़े लिखे मुसलमानों में भी यही हो रहा है और हिंदुओं में भी। और मैंने देखा पढ़े लिखे मुसलमानों और कम पढ़े लिखे मुसलमानों की एक प्रॉब्लम तो ये है कि भाई वो मजहब को कहीं ना कहीं ले आते हैं, समाजी मामले में मजहब को ले आते हैं, लेकिन हिंदुओं के साथ दूसरा मसला है। अगर वहां पर गर्ल चाइल्ड के साथ भेदभाव इतना ज्यादा है, दहेज का वहां कॉन्सेप्ट इतना है कि वो लड़के के चक्कर में लड़कियों पे लड़कियां पैदा करते चले जाते हैं, और वो जनसंख्या एक फैमिली में पता लगा 6 लड़कियों, 7वां लड़का हुआ तब वो रुकेंगे, तब वहां वो वाला मसला बिल्कुल। या फिर वो अभी तो भ्रूण हत्या को जो शिकमे मादर में बच्चों को मार दिया जाता है, वो बहुत उस पर कंट्रोल किया गया है। लेकिन उसमें आज भी औरतें चाहे हिंदू हो या मुसलमान जो भी इस तरह करती हैं, इस्लाम में तो खैर बिल्कुल ये कहा जाता है कि अगर आपने पेट में बच्चे को मारा तो वो एक इंसान को मारना है, उसके दूसरे तरीके हैं। इस्लाम अगर आप इस्लामिक उसमें जाएं तो आप ये देखेंगे कि नफ्स पर कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। अभी देखिए वो जरूर इस बात पर रोशनी डालेंगे। तो ठीक है, अल्लाह ने कहा है कि अगर इतने बच्चे हो रहे हैं तो अल्लाह देने वाला रिस्क है, वो तो हर धर्म में कहा जाता है कि ऊपर वाला सबका पालनहार है। लेकिन नफ्स कंट्रोल यानी कि सेल्फ कंट्रोल, तो उसके बहुत सारे मेजर्स हैं। प्रेजर्व आप क्या कंट्रासेप्टिव लेते हैं या क्या तरीका अपनाते हैं, तो उस पर बहुत बहस हो सकती है और हुई है, उलमा से भी हुई है इस बारे में, तो वो भी बताते हैं। ऐसी बात नहीं, चीज नहीं है। हाँ, आप अफ्रीकन कंट्रीज में देखिए तो वहाँ ईसाई और मुसलमान दोनों बराबर हैं। ईसाइयों के यहाँ प्रीस्ट भी, चर्च बीच में आ जाता है कि पॉपुलेशन पर कंट्रोल ना करें। जहां पर भी तालीमी पसमानदगी होगी या मजहब उस तरह से होगा कि बहुत हावी होता है, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मसला है हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में अगर वाकई तरक्की करनी है तो पॉपुलेशन कंट्रोल सबसे पहला इशू होना चाहिए। एक त्योहार आने दीजिए और उसके बाद रेलवे में रिजर्वेशन कराइए। और जब हम कहते हैं कि अच्छा वेटिंग है तो 250, 300, 500 वेटिंग, तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो बहुत कम है। बिल्कुल। ये हालत है इस देश की, हमें चीजें नहीं मिल पा रही हैं, सभी परेशान हैं, और वो किसी भी मजहब का हो। तो ये हालात सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन की वजह से, ज्यादा तादाद की वजह से है। मैं सीमा जी की तरफ जाना चाहूंगा। सीमा जी, ये शुद्ध विशुद्ध रूप से ये समाजी मसला है। इसमें मजहब को जब कोई भी, किसी भी एंगल, कोई भी मजहब की मैं बात कर रहा हूं, वहां दिक्कत वहां यही पैदा हो रही है इस विशुद्ध मसले में, समाजी मसले में मजहब के घुसने से। क्या हो इसका निराकरण? देखिए, ये बात अभी सही है, जैसे अभी मैडम बोल रही थी कि हिंदुस्तान वो कंट्री है जिसने सबसे पहले एक सॉफ्ट पॉपुलेशन पॉलिसी को लॉन्च किया था। लेकिन कभी भी या तो सरकारों का इंटेंशन नहीं रहा, या जिस तरीके से लोगों को इसके बारे में बताया जाना चाहिए था उस तरीके से लोगों को नहीं बताया गया। उसके बाद इमरजेंसी का कांड हुआ, संजय गांधी के टाइम पे जो कुछ हुआ, उसके बाद से इसको पॉपुलेशन कंट्रोल को कहीं ना कहीं एक रिलीजियस मुद्दा बना दिया गया। और आज अभी आप देखिए, जैसे हम लोग एक बाइट देख रहे थे, जब भी इस तरीके की पॉलिसीज पर डिस्कशन भी अगर शुरू होता है तो कुछ लोग उठते हैं जो ये कहते हैं कि ये धार्मिक मुद्दा है या हमें हमारी आज़ादी में किसी न किसी तरीके का हस्तक्षेप किया जा रहा है। ये बहुत गलत है। चाहे हम किसी भी धर्म के हों, हमें ये मानना पड़ेगा कि देश है तो हम हैं, देश खुशहाल है तो हम खुशहाल हैं। और जिस तरीके से दुनिया की 2% एग्रीकल्चरल लैंड जो कि भारत की है, लेकिन उस पर दुनिया की 20% आबादी रह रही है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, बहुत सारे अनऑफिशियल डाटा ये भी कहते हैं कि आज की तारीख में भी हिंदुस्तान की आबादी चाइना को बाईपास कर चुकी है। तो हमारी धरती की एक लिमिट है, बियॉन्ड द लिमिट वो पॉपुलेशन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं आपको एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा दूं,
अभी लेटेस्ट एक डेटा जारी हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि धरती अपने छठे मास एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रही है, जहां पे कि हमने फ्लोरा फौना एनिमल प्लांट सबको बुरे तरीके से हमने नष्ट कर दिया। तो जो एक इकोलॉजिकल बैलेंस था, जिस धरती का ऊपर वाले ने हमें ट्रस्टी बनाया था, उस ट्रस्टीशिप को ही हमने ओनरशिप में कन्वर्ट कर दिया है और हमें इस बात का अंदाजा नहीं है कि इस धरती पर हम कितना दबाव डाल रहे हैं। दुहाई देकर के सीमा सिंह जी इसको बनाए रखना चाहते हैं। मैंने देखा है आप मुस्लिम धर्मगुरुओं को तो आपने सुन ही लिया और अक्सर हम उनके एतराज़ात सुनते हैं, लेकिन अब तो हिंदू धर्मगुरु भी मंचों से कहते हैं कि बढ़ाओ पॉपुलेशन। कई सियासी लोग भी खुलकर कहते हैं वही बात मैं आपसे कह रही हूं, जितना बढ़ोगे सब देने वाला ऊपर वाला है, सब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो जो लोग ये बोलते हैं ना, उनको ऊपर वाले के भरोसे ही छोड़ना बेटर है। मुझे लगता है, आई एम सॉरी बट मुझे लगता है कि सरकार एक सपोर्ट सिस्टम जो बनाती है, देखिए एक हमें इस बात पे भी जोर देना पड़ेगा। पर्सनली मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन मुझे मेरा अपना एक ओपिनियन है इस चीज को लेकर के। हमें क्या करना चाहिए, हमें जोर इस बात पे देना चाहिए था, जो कि मैं मानती हूँ कि सिंस इंडिपेंडेंस हमारी पॉलिसी में एक फ्लॉ रहा। फ्लॉ क्या था कि जब आपके यहाँ पे यूथ पॉपुलेशन आई, या जो भी आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि उस यूथ पॉपुलेशन को नेशन बिल्डिंग में आप कैसे यूटिलाइज करोगे, उस पे लेकर के हमारा प्लानिंग कमीशन या सरकारों के पास एक्चुअल में कोई विजन ही नहीं था। आज भी हम कहते हैं हमारे पास इतने यूथ अनएम्प्लॉयड है, तो क्या हमने कभी उस चीज को ध्यान में रख के कोई पॉलिसी नहीं बनाई? जब गरीबी बढ़ने लगी और आपने देखा कि गरीबी में अब गरीबों का, मिडिल क्लास का एक डिफरेंस बढ़ता जा रहा है और रिच क्लास का, तो जब गरीबी बढ़ने लगी तो सरकार सोशल सिक्योरिटी स्कीम लेकर के आती है। वहां ये कहती है कि तुमको खाना फ्री में दे देंगे, तुमको रहना फ्री में दे देंगे, तुमको बिजली फ्री में दे देंगे, तुमको सब कुछ फ्री में दे देंगे, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर देंगे। तो कहीं ना कहीं आप एक तबके को, जो कि निरक्षर है, जिसने कभी एक अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं देखी, जैसे अभी मैडम कहते हैं, मैं पूरे तरीके से सहमत हूं। आप किसी भी धर्म में डेटा उठा के देख लीजिए, पढ़े लिखे लोगों में पर फैमिली बच्चों की तादाद गरीबों की तुलना में कहीं कम है। तो आपने क्या किया, उनको एक अच्छी लाइफ स्टाइल से महरूम रखा, तो उनको गरीब रहने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनको लगता है सरकार कहीं ना कहीं उनकी बेसिक नीड को या तो एक तो एड्रेस करती है, दूसरा चूंकि उनका कोई लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है, तो उनका बच्चा 5 साल 10 साल का होगा, वो किसी घर में लगा देंगे, किसी ढाबे पे लगा देंगे, उनको लगा कि पैसा तो लेकर के आ ही रहा है। तो ये मुझे लगता है कि एजुकेट करने की तो जरूरत है ही है, और दूसरी इसको चीजें सुनिए ना, जो हमारा आज का मुद्दा है, दरअसल चीजें अब एजुकेट करने से ऊपर जा रही हैं। अब है सजा दो, अब है कि उनको जो है मंसूबों से, योजनाओं से महरूम कर दो। वो वाले टेक्निक अपनाओ जो चाइना ने किया, या कुछ हद तक वहां तक जाओ, क्योंकि ये चीजें अब सख्ती वाली पे आ गई। और सख्ती की उम्मीद इस मौजूदा सरकार से इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है कि इनकी इच्छा शक्ति, इनकी नीयत पर कोई शक नहीं है। तो अगर ये कर गए या कर पाए तो एक बहुत बड़ा भला इस मुल्क का हो जाएगा, ऐसा लगता है। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस तरीके की इंडियन पॉलिटिकल सिनारियो है, या जिस तरीके का इंडिया का सोशियो इकोनॉमिक कल्चर है, आप पनिशमेंट दें ये तो सरकार के लिए मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन ये हम जरूर कर सकते हैं कि हम 2 चाइल्ड प्लान को इनकरेज करें, और इनकरेज करने के लिए जो भी इस पॉपुलेशन पॉलिसी को मानते हैं उनके लिए हम कुछ ना कुछ इंसेंटिव जरूर रखें। जैसे आप देखिए, एक शुरुआत आपकी हरियाणा ने करी। हरियाणा ने बोला कि भाई जिनके 2 बच्चे होंगे वही पंचायत के इलेक्शन लड़ पाएंगे। इट्स अ पॉजिटिव स्टेप। तो हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के। अब तो मुझे लगता है छोटे स्टेप का भी नहीं, बड़े स्टेप का टाइम आ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अभी डेटा आया है कि बड़े बड़े शहर आपके नो वाटर जोन में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो फिर हम कहां जाएंगे। और मैं आपको बताऊं, एक जो कॉन्सेप्ट है ना कि सर्वे भवन्तु सुखिना, अगर कोई भी मान के चल रहा है कि उसके पास आज पैसा और पावर और बाकी समाज में गरीबी इस तरीके से आबादी के कारण बढ़ेगी, तो हम में से कोई भी सुखी नहीं रह पाएगा, और हर कोई इस कॉन्सिक्वेंस को कहीं ना कहीं सहेगा। इसीलिए सरकार के लिए और ये सहना शुरू हो गया मैडम, सहना शुरू हो गया। आप देखिए, बेरोजगारी हर तरफ, हर चीज में, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, बिल्कुल आप देखिए, धूम मची हुई है, हर जगह जो आपको मारामारी है, वो इसी वजह से, इसके पीछे यही जड़ है। बढ़ेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, जिस आदमी के पास कुछ नहीं होगा वो तो दुखी होगा ही होगा, जिसके पास बहुत ज्यादा होगा वो भी दुखी होगा, क्योंकि उसको उस चीज को सिक्योर कैसे रखे ये उसके लिए बहुत टेंशन होने वाला है। बिल्कुल सही बात। मैं आ रहा हूँ आपके पास, वो भी नहीं एंजॉय कर सीमा जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैं अब्दुल साहब के पास जाऊँ, अब्दुल मोहित साहब के पास। अब्दुल मोहित साहब, बहुत दिनों पहले कल्बे सादिक साहब ने एक प्रोग्राम में कहा था कि फैमिली प्लानिंग तो किसी न किसी रूप में पैगंबर मोहम्मद के जमाने से ही मुसलमानों में चलती आई है। इस्लाम अबॉर्शन के खिलाफ है। बाद में मैंने मुफ्ती साद मुश्ताक हसीरी साहब से भी बात किया था, तो उन्होंने बताया अबॉर्शन भी अगर माँ की जान पर जाए तो जायज है, उसमें उसे भी गलत नहीं करार दिया गया है। जब एक को जिंदा बचाना है तो फिर तो जायज है। ऐसे में अबॉर्शन के ठीक है आप खिलाफ हैं उस रूप में, भ्रूण हत्या के मामले में, लेकिन फैमिली प्लानिंग के मुझे नहीं लगता कि इस्लाम खिलाफ है। आप थोड़ा और रोशनी डालिए।
देखिए, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी होगा कि जब हम कभी किसी मुद्दे पे बात करते हैं तो उसका प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। दोनों लोगों से मैं किसी हद तक सहमत हूँ जी कि इस्लाम का जो नज़रिया रहा है असल में उसको लिविंग रिलीजन आज के टाइम में शायद मैं बहुत छोटा हूँ ये बात कहने में कि शायद अब वो लिविंग रिलीजन जो है वो नहीं रहा, क्योंकि लोगों ने उसे जो है एक लिमिटेड पीरियड का रिलीजन बना करके नई चीजें क्या हो सकती हैं, नई जरूरतें क्या हो सकती हैं, नए हालात कैसे हो सकते हैं और उससे कैसे निपटा जाए। ये मसला क्या हुआ, मैं ये इसको इस नजरिए से देखता हूँ कि क्या पॉपुलेशन इस वक्त की का सबसे बड़ा मुद्दा है, अगर है तो क्यों है, वो कौन से ऐसे एरियाज हैं, कौन से ऐसे स्पेसेस हैं जहां पर इस प्रॉब्लम की वजह से या इस मतलब ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जी। उस पर हम बात करें। लेकिन हो क्या रहा है आप इमरान साहब, हो क्या रहा है? ये सवाल इसलिए लेकर आया क्योंकि नहीं, ये इल्जाम भी लगता है और कुछ हद तक इसमें सच्चाई भी है। मैं वही आ रहा हूं। मजहब से ताल्लुक रखते हैं वहां उसको मानने वाले लोग अपने मजहब की आड़ लेकर इस मामले में बजिद है। नहीं, आप देखिए, मसला तो है इमरान साहब, देखिए दोनों लोग जो रिजवी साहिबा और ये सीमा जी, दोनों लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, उस पर गौर करने की जरूरत है कि आखिर जब हम जैसे कि फैमिली प्लानिंग हो या पॉपुलेशन हो, आप जब से इंडिया में ये मामला उठा है कहीं ना कहीं इसको किसी तबके से जोड़ दिया जाता है। जब तबके से जोड़ा जाता है तो रिलीजन हो, हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा मुद्दा अब जाए थे, हिंदुस्तान एक आस्था का देश है, हमेशा जुड़ जाता है जी। और जब कभी भी आता है ऐसा लगता है, इस पर हालांकि गौर करने की जरूरत है, ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक ही कम्युनिटी है जो इस पॉपुलेशन का सबसे ज्यादा जो है जिम्मेदार है और इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है, इसकी वजह से गरीबी बढ़ रही। हालांकि मैं इसके साथ साथ, मैं इसके साथ अग्री होने के साथ साथ मैं ये भी मानता हूं कि हमारा सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम भी कहीं ना कहीं काफी हद तक फेल्योर है। जब मुसीबतें इकट्ठा हो जाती हैं जी, वो इंतजार होता है कि ये मुसीबत आए, फिर नहीं, फिर नहीं, फिर नहीं, जब एकदम से सर से ऊपर गए कि हम जब कुछ नहीं कर सकते हैं तो हम कहीं से भी घात लगाना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि हम उंगली में अगर चोट लगी है तो अब उसके इलाज के बजाय हम उंगली काटने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का फेल्योर है। अब अगर इसको सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा समझा जाए, एक इंसानियत का मुद्दा समझा जाए तो इस पर बैठकर बात हो सकती है। ऐसा नहीं है मुस्लिम दानिश्वर, नहीं, क्योंकि देखिए मुस्लिम कंट्री में परसेप्शन भी है और कुछ हकीकत भी है ना। अब्दुल मोइज साहब, क्या है कि आज भी मुल्क में मुसलमान एक से ज्यादा शादियां करते हैं, परिवार नियोजन नहीं करते हैं और अकलियत होने की वजह से किसी भी तरह से जनसंख्या बढ़ाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं वो उनके उनकी योजना का हिकमत अमली का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं अब तो सख्ती से फिर रोकना, सबको रोक रहे हैं तो इधर भी सख्ती से रोकना पड़ेगा। आपने जो डाटा दिया है उसका वो बहुत कम हिस्सा है। 4 शादियों का, 16 बच्चों का जो डाटा है, अभी आप ही के स्क्रीन पर जो डाटा दिख रहा है वो 5 मेंबर और 4.4 मेंबर का डाटा है। लेकिन देखिए सर, उसमें मजहब का हवाला देकर कि इसका बचाव तो किया जाए। आप ये नहीं बात, मैंने पहली बात हजरत को सुना ना, अभी एक आलिम दीन अपनी बात रख रहे थे। किसी ने क्या कहा, सारे मैडम इसी तरह से रखते हैं, अधिकांश ऐसे ही रखते हैं। किसने क्या कहा उससे मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी एक बड़ी मजबूरी है कि वो उलमा हजरात के कौल से चल रही है, वो अल्लाह से नहीं डर रही है, वो मुल्ला से डर रही है, वो उनकी बातों को मानती है ना। ये भी तो सच्चाई है। इमरान साहब, मैंने एक बात पहले भी कही आपके प्रोग्राम में कि आज के हालात, मैंने 2 बातें बहुत ओपनली कही हैं। पहले तो कि शायद मैं बहुत छोटा हूं ये कहने में कि जिसको हमने कुरान जो पढ़ा है या हमने जो इस्लाम सीखा है, जिसे हमने लिविंग रिलीजन समझा है, कि वो क्या कहते हैं अपने हालात के हिसाब से, जैसे आपने कहा ना कि आप जो है कोई भी हराम चीज खा नहीं सकते, तुम्हारी जान पर बनाई तो आप खा सकते हो। अभी एक बात हुई कि अबॉर्शन जो है वो हराम है, लेकिन अगर उससे माँ को तकलीफ हो रही है और इसकी जान जाने का है तो जान बचाना ये पहले जरूरी है। तो मसले क्या हो रहे हैं कि आप जो डायलॉग है, डायलॉग का मोड क्या है, डायलॉग हो कहां रहा है। आप देखिए डायलॉग किससे कर रहे हैं आप, कोई भी आप प्लान कर रहे हो। अभी ये जैसे अभी ट्रिपल तलाक उठा, अगर आप इसको संजीदा तबके में रखें तो मसला ही नहीं है, इशू ही नहीं है, बहुत क्लियर है। लेकिन उसको वो डायलॉग ऐसी जगह पर हो रहा है जहां पर
पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट है वो बना हुआ है, जिसकी वजह से क्रिएट हो रहा है। चलिए मैं इसको आपसे मोहित साहब इसको और विस्तार से समझता हूं, तफसील से समझता हूं। अभी मुझे कुछ चीजें समझ नहीं है आपसे। मैं डॉक्टर प्रिया उपाध्याय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। आप महिलाओं के लिए, खवातीन के लिए काम कर रही हैं और बहुत सारी खवातीन आपके पास आती हैं। प्रिया जी, स्वागत है आपका, खैर मकदम है आपका जी सलाम पर। प्रिया जी, मैं आपसे बस इतना जानना प्रिया जी, मैं आपसे बस इतना जानना चाहूंगा कि आपके पास जो महिलाएं, जो खवातीन आती हैं, आप खुद महसूस करती होंगी, हमें बताइएगा, उन महिलाओं के जिनके ज्यादा बच्चे हैं और उन महिलाओं के जिनके की कम बच्चे हैं, उनकी और उनकी जिंदगी, उनके स्वास्थ्य, उसमें कितना फर्क पड़ जाता है, ये जरूर बताइए। जी हाँ, ये बहुत ही ज्यादा इन दोनों तरह की महिलाओं में फर्क हम देख सकते हैं, क्योंकि हम तो रोज ही बहुत सारे मरीज ऐसे देखते हैं कि जिनके साथ बहुत ज्यादा स्वास्थ्य की परेशानियां रहती हैं। तो उसमें एक सबसे बड़ा जो हम कारण देखते हैं वो प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में आपके जो पोषण की डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है शरीर के लिए, खासकर कैल्शियम, आयरन, इस तरह के जैसे जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो लेकिन ज्यादातर महिलाएं इन डिमांड्स को अपना पोषण के साथ पूरा नहीं कर पाती हैं, तो उसमें और मल्टीपल प्रेगनेंसीज में इसका नुकसान और भी ज्यादा होता है। आगे चलकर ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें बोन लॉस होता है, फ्रैक्चर के रिस्क बढ़ते हैं, हड्डियों से संबंधित और बीमारियां होती हैं, एनीमिया जिसमें थकावट, चक्कर आना, सांस फूलना, इस तरह की बीमारियां हम जो इन महिलाओं में ज्यादा हमें देखने को मिलती हैं, जिनमें ज्यादा प्रेगनेंसी जो फेस करती हैं। और एनीमिया के साथ ब्लड लॉस ज्यादा होता है, मेडिकल इमरजेंसीज बढ़ जाती हैं, प्री टर्म लो बर्थ वेट बेबीज जो हैं इनकी तादाद बहुत बढ़ जाती है। अगर माँ का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है तो बच्चे के स्वास्थ्य पे डेफिनेटली असर आता है जी। और दूसरा एक यूट्राइन प्रोलैप्स करके, जिसमें बच्चादानी जो है वो योनि से बाहर आने लगती है कमजोर मांसपेशियों की वजह से। इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो प्रेगनेंसीज, मल्टीपल प्रेगनेंसीज और मिस हैंडल्ड प्रेगनेंसीज हैं। तो ज्यादातर जो कि निचला तबका है जी, उसमें जो फाइनेंशियली जो लोअर क्लास है वो इन मेडिकल फैसिलिटीज को उपलब्ध नहीं करवा पाती है अपने लिए, रिसोर्सेज की कमी है, जानकारी की कमी है, खाना पर्याप्त नहीं है। और खासकर महिलाएं ऐसा है कि अपने लिए सबसे आखिर में सोचती हैं। अगर बड़ा परिवार है तो अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए, सबके लिए सोचेंगी, लेकिन अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगी अगर वो प्रेग्नेंट है तो भी। तो ये सब जो इस तरह का जो तबका है, निम्न वित्तीय वर्ग, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है ज्यादा प्रेगनेंसीज के कारण। और एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है, जो हमारे देश में जिस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पीपीडी इसको कहते हैं। इसमें मूड स्विंग, घबराहट, बेवजह रोना, भूख ना लगना, अधिक गुस्सा आना, चिड़चिड़ाहट, एंजाइटी, बेसिकली एक तरह का डिप्रेशन ही है। लेकिन हमारे देश में इस चीज पे अभी तक बहुत कम इस पे ध्यान दिया गया और बहुत कम इसको देखा जा रहा है। अब ये बताइए, आपने बहुत अहम बातें रखी और ये जो लास्ट आपने प्रॉब्लम बताई, ये हम कई बार समझकर भी नहीं समझ पाते कि क्यों हो रहा है। अब ये बताइए कि जिनका एक बच्चा है या दो बच्चे हैं, उनकी जिंदगी कैसे बेहतर होती है, उनकी जिंदगी कैसे आसान होती है, क्योंकि वो पेशेंट भी आपके पास आते होंगे, और उसमें कौन सा तबका है? उनकी जिंदगी इसलिए आसान है क्योंकि उनके ऊपर वर्कलोड कम है, उनको फाइनेंशियली जो बच्चों की नीड है वो कम पूरी करनी है। स्वास्थ्य के नजरिए से भी पूछ रहा हूं मैं आपसे। स्वास्थ्य के नजरिए से तो सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल कारण ये, ज्यादा बच्चे हैं तो आप साइकोलॉजिकली आप उनको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ये जो बाकी बीमारियां मैंने आपको बताई हैं, ये सब स्वास्थ्य में ही इन तबके में देखी जाती हैं। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी जो निम्न वर्ग है उसमें तो शायद हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग भी अपने आप को वो इस चीज में नहीं रख पाते कि साइकोलॉजिकली हमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और अपर क्लास में भी ये प्रॉब्लम देखी जा रही है, लेकिन अपर क्लास में थोड़ा सा ये है कि एजुकेटेड होने के साथ वो इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। लेकिन निम्न वर्ग में तो ये चीज बिल्कुल ही साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट तो हम ले ही नहीं रहे हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा कारण है आगे जो बच्चे, क्योंकि अगर एक माँ का मेंटल स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मानसिकता ठीक नहीं है, तो वही चीज वो अपने बच्चों को आगे देगी। मैडम एक चीज मैं और आपसे एक चीज और पूछूंगा, क्योंकि बार बार ये देखिए चीजें तो बदली हैं। मेरे पास 2011 के आंकड़े हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम इस देश में जागरूकता की कमी है, बेदारी ही नहीं है, चीजें तो बदल रही हैं।
लेकिन उस तरह से नहीं बदल रहे, जैसे कि गर्भ निरोधकों के बारे में अब लोग ज्यादा एक्टिव हैं, ज्यादा जागरूक हैं। शायद आप ये बता पाएंगे कि हैं भी या कितने हैं? पिछले कुछ सालों में गर्भ निरोधकों के प्रयोग में क्या बहुत तेजी से इजाफा हुआ, या आप बता पाएंगी? शायद जो महिला नसबंदी है उसके आंकड़े क्या ये सुरक्षित भी होती, क्योंकि ये सबसे बेहतर मानी जाती है, वो क्या तेजी से बढ़ी है या फिर अभी फिर उसमें जो है कमी आ रही है? थोड़ा सा समझाइएगा। और जो गोलियों का इस्तेमाल कर रही हैं वो सारी चीजें थोड़ा सा बता दीजिए कि ये स्टे है या अब बहुत अवेयरनेस है या फिर एकदम लोग अवॉइड करते हैं।